हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था कि हम ऑर्डर 38 पढ़े थे। ऑर्डर 38 के रूल नंबर 1 से लेकर के और रूल नंबर हमने 4 से पढ़ा था, जिसमें अरेस्ट बिफोर जजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अरेस्ट बिफोर जजमेंट के बाद के जो प्रोविज़न आते हैं ऑर्डर 38 में, दैट इज़ रूल 5 से लेकर के वो दिए गए हैं कहाँ तक, वो हम सब पढ़ेंगे। जितने भी हैं 13 तक दिए गए हैं, 13 तक पढ़ लेंगे और ऑर्डर 38 की, ठीक है। तो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से रिलेटेड वो प्रोविजंस हैं। तो उससे पहले आप लोग का एम आपको पता ही है, जुडिशरी आप लोग ने करना है क्रैक। अनअकैडमी आपकी हेल्प कर रहा है जुडिशरी को क्रैक करने में। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड लगाना मत भूलना, ARCHNE 10% डिस्काउंट के लिए। ये सभी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। बेनिफिट है अगर आप अनअकैडमी की तरफ जाते हो, जैसे आपको घर पर बैठ के सुविधा मिलती है, घर पे बैठकर पढ़ने की सुविधा मिलती है। आपका सिलेबस कवरेज कराया जाता है कंप्लीट सिलेबस का कवरेज कराया जाता है। रेगुलर आपके आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं। स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाता है। लाइव टेस्ट सीरीज़ आपकी होती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके होते हैं। तो सारे बेनिफिट मिलते हैं। स्पेशल क्लासेस में भी आपको ये सब बेनिफिट मिलते हैं। और स्पेशल क्लासेस हर सब्जेक्ट की होती है। कोई भी सब्जेक्ट आप देख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आपकी, हर सब्जेक्ट की, हर जुडिशरी में आने वाले हर कोर्स की आपकी जो है स्पेशल क्लासेस होती है। स्पेशल क्लासेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस है। बस आपको एक एजुकेटर का कोड लगाना पड़ता है और मेरा कोड है ARCHNA। स्कॉलरशिप का टेस्ट 18 जुलाई को हो रहा है। इंडिया के सबसे बड़े स्कॉलरशिप टेस्ट है जुडिशरी के लिए, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस, जैसे कि एप्पल का मैकबुक, iPhone 11, एप्पल एयरपोर्ट्स, और इसके अलावा 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने के लिए कि अच्छा मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली है, मुझे अब इतनी और करनी है। तो ये 18 को टेस्ट होगा 11 बजे। टेस्ट लगाना मत भूलना। ये ज़रूरी इसलिए है भाई, क्योंकि आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहाँ पर हो, कितना आपने कवर कर लिया और कितना आपने कवर करना बाकी है। स्कॉलरशिप टेस्ट की प्रिपरेशन कराने के लिए आप लोग के साथ क्लासेस भी हेल्ड की जा रही हैं। जैसे अभी मेरी क्लास चल रही है, कल 15 है और कल लास्ट डे है। हिंदू लॉ की क्लास जो है चलेगी, तो आप चाहें तो आप आ सकते हैं। 12 बजे क्लास का टाइम है। कोड लगा लेना। स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ मनी, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस मिलेगा। तो कोड लगा लेना ARCHNA, ठीक है। स्पेशल ऑफ़र अभी चल रहा है, ख़त्म होने वाला है 2 दिन में। 12 महीने के लिए 1 महीना फ्री मिलता है, 18 महीने के लिए 2 महीना और 24 महीने के लिए 3 महीना फ्री मिलता है। इसका मतलब अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 महीना फ्री मिलता है। 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ में 2 महीना और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको 3 महीना फ्री मिलता है। ये मॉक टेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग मॉक टेस्ट हो रहे हैं। आप लोग ये रोज़ ही होते हैं, आप इसको भी अवेल ज़रूर करिए। स्पेशल है, इसमें भी कोई फ्री या कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी रोज़ आपके कोर्ट लॉ से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कल वेंसडे होगा तो कल CPC का 9 से 9:30 बजे टेस्ट होगा। परसों आपका मॉक टेस्ट होगा एविडेंस पे, थर्सडे पे। जिस तरीके से मॉक टेस्ट होते हैं ये आप देख सकते हैं। ये आप लोग का प्राइसिंग प्लान है प्लस सब्सक्रिप्शन का। तो 12 महीने के लिए अगर आप जाते हैं तो 34,375 रुपये आपको पड़ता है। 18 महीने के लिए 42,188 रुपये और 24 महीने के लिए 50,000, यानी कि 2 साल का आपको 50,000 देना है। मतलब कि 1 साल का 25,000 रुपये देना है। और अगर आप मेरा कोड लगा दीजिए, दैट इज़ अर्चना, तो आपको इसके ऊपर 10% ऑफ मिल जाता है। जिस तरीके से हमने अरेस्ट बिफोर जजमेंट पढ़ा, यानी जजमेंट आने से पहले अरेस्ट हो सकता है, ऑर्डर 38 के रूल 1 से लेके रूल 4 तक, उसी तरीके से इंट्रीम ऑर्डर में हमारे पास ऑर्डर 38 के ही रूल 5 से लेके 13 तक अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग में जहां एक तरफ क्लोज ए में अरेस्ट बिफोर जजमेंट के बारे में बताया गया है, वहीं अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के बारे में भी हमें नेक्स्ट क्लोज में बताया गया है। तो ये भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट ऑन सफिशिएंट ग्राउंड नहीं हो तो सेक्शन 95 कहता है कि उस व्यक्ति को फिर कॉम्पेंसेशन दिया जाता है ना। तो इसी तरीके से अगर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट भी सही ग्राउंड पे नहीं हो तब भी कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। तो ये जनरल हो गया। अब अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के रूल पढ़ते हैं, जो रूल 5 से लेकर के और 13 तक शुरू होते हैं, ठीक है। तो नेचर एंड स्कोप में सबसे पहले देखते हैं
जिस तरीके से अरेस्ट बिफोर जजमेंट होता है और कोर्ट ऑर्डर करती है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इन पेकुलर सर्कमस्टांसेस, कुछ विशेष सर्कमस्टांसेस में कोर्ट जो होती है जजमेंट कहती है कि भाई जजमेंट आने से पहले आप प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। उसके लिए प्रोविज़न ऑर्डर 38 में रूल 5 से लेकर के रूल 13 तक दिए गए हैं। अब इसके प्रोविज़न्स में रूल 1 क्या कहता है और हमारे बाकी के रूल्स क्या कहते हैं हम सब पढ़ेंगे। पहले ऑब्जेक्ट देखिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए अटैचमेंट जो हम करें प्रॉपर्टी का, अटैचमेंट मतलब कुर्की, मतलब एक व्यक्ति जो है उसको बोला गया कि आप जो है कोर्ट में आइए, सिक्योरिटी फर्निश कीजिए कि आप आते रहेंगे, वो नहीं करता तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली। तो प्रॉपर्टी अटैच इसलिए किया जाता है कि बाद में जब प्लेंटिफ के फेवर में डिसीज़न जाएगा, प्लेंटिफ के फेवर में डिसीज़न जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि उस डिसीज़न का पालन करवाने के लिए से रोकने के लिए जो डिफेंडेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करे। सपोज़ कीजिए एक व्यक्ति ए है, ठीक है, ये प्लेंटिफ है, ये कोर्ट में केस लेके जाता है और दूसरा व्यक्ति भी जो कि डिफेंडेंट है इसके अगेंस्ट लेके जाता है। अब ए बी के अगेंस्ट केस लेके गया, जीत सकता है, प्लेंटिफ है, तो जब अगर डिक्री आएगी तो वो बी के अगेंस्ट आती है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट आती है, तो उस केस में ए की जो डिक्री का पालन होगा वो कहाँ से होगा, उसकी मनी से हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी से हो सकता है। तो जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करनी ज़रूरी हो जाती है जजमेंट से पहले, जब लगे कि ये व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो डिक्री आने की दशा में इस प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दे, नुकसान पहुंचा दे, ताकि ये डिक्री जो ए के फेवर में आई है उसका पालन किसी तरीके से ना हो। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट कराया करता है क्या, प्लेंटिफ के फेवर में आने वाली डिक्री का ऑब्जेक्टिव। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट इज डन फॉर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग द डिफेंडेंट्स अटेम्प्ट टू डिफीट द डिक्रीज रियलाइजेशन विच इज़ पास्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। फिर इसमें केस लो देखिए, सरदार गोविंदराव वर्सेस देवी साहा 1982 का केस। यहाँ पर एपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि जो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का डिसीज़न बनता है ना, वो इसीलिए बनाया जाता है जब लगता है कि प्लेंटिफ की एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी और जो डिफेंडेंट है उसका इंटेंशन कहीं ऐसा ना हो कि वो डिक्री के एग्जीक्यूशन को डिले करे या किसी भी तरीके से जो डिक्री आया है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करे। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो प्रॉपर्टी आई है वो उसको डिस्पोज ना करे, रिमूव ना करे प्रॉपर्टी को, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी के किसी भी भाग को कोर्ट की लिमिट से, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से। तो उस चीज़ से रोकने के लिए अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कराया जाता है। कोर्ट का सिर्फ केवल मतलब यहाँ पर ये रहता है कि सेटिस्फेक्शन हो सके प्लेंटिफ के क्लेम को कि जो डिक्री है जो उसके फेवर में आई है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। बेसिकली जो डिफेंडेंट है वो किसी भी तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग में किसी भी तरीके की बाधा खड़ी ना करे प्लेंटिफ के जो फेवर में जो डिक्री आई है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो ग्राउंड्स में सबसे पहला ग्राउंड रूल 5। तो रूल 5 कहता है कि जब कहाँ ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जब डिफेंडेंट को बुलाया जा सकता है कि वो सिक्योरिटी फर्निश करे फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कि भाई प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए वो कब सिक्योरिटी को जो है फर्निश करे। तो सबसे पहले रूल 5 का सब रूल 1 कहता है जब भी कोर्ट को सूट की किसी भी स्टेज पर उन्हें लगता है कि एफिडेविट या फिर किसी और तरीके से डिफेंडेंट का ये इंटेंशन है कि वो डिक्री को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए या फिर एग्जीक्यूशन को कम करने, मतलब एग्जीक्यूशन में किसी भी तरीके का डिले करने के लिए या एग्जीक्यूशन ना हो इसके लिए ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए वो क्या करने वाला है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में वो दो चीज़ों में से एक काम करने वाला है। कैसी गड़बड़ करने वाला है भाई, देखो सबसे पहली बात वो या तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगा, मतलब कि ख़त्म ही कर देगा कैसे भी करके, या तो उसका कुछ पार्ट ख़त्म कर देगा, या फिर वो क्या करने वाला है जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट का जो एरिया है उस एरिया में से हटा करके प्रॉपर्टी कहीं और ले जाएगा। तो बेसिकली उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन ये है कि जो डिक्री आएगी ना प्लेंटिफ के फेवर में उसको मैं किसी भी तरीके से डिले कर दूं या उसको मैं उसके राह में मैं मुश्किलें खड़ी कर दूं। तो इसके लिए वो दोनों में से काम करेगा कि मेरी प्रॉपर्टी को अटैच ना कर ले, तो ये तो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेगा या फिर रिमूव करने के लिए कोशिश करेगा। तो उस केस में कोर्ट
कोर्ट डायरेक्शन दे सकते हैं, कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है डिफेंडेंट को कितने टाइम के अंदर अंदर या तो आप सिक्योरिटी फर्निश कर दो जितनी आपको हम बता रहे हैं उतनी तरीके से, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से, ठीक है, आप प्रॉपर्टी ले आइए, या फिर हम आपको बता रहे हैं कि इतना पोर्शन आप दिखा दो, इतने पोर्शन से आप सेटिस्फाई हो जाएगा डिक्री, ये पोर्शन ले आओ, या फिर कोर्ट में आप शोकोज करो कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं फर्निश करना चाहते। पहली बात, आप या तो सिक्योरिटी पूरी की पूरी सबमिट कर दो, या फिर आप जो है एक पर्टिकुलर पोर्शन दे दो, या फिर आप ये रीज़न बताओ कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं देना चाहते। ठीक है, सिंपल सी उन्होंने कहा, यहाँ पर कह रहे हैं टाइम बाय विद इन ए टाइम टू बी फिक्स बाइट एदर टू फर्निश सिक्योरिटी इन सच सम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड द सेड प्रॉपर्टी और द वैल्यू ऑफ द सेम। या तो वो प्रॉपर्टी जो कोर्ट मांग रहे हैं प्रॉपर्टी ले आओ, नहीं तो जो वैल्यू मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, जो सब आपको बोल रहे हैं कि दिखाओ सिक्योरिटी रखो, वो लेके आओ। नहीं लेके आते तो कोई पोर्शन सिक्योरिटी का वो लेके आओ जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, नहीं तो फिर शोकोज करो रीज़न की क्यों नहीं लाना चाहते सिक्योरिटी। तो प्लेंटिफ जो है, अगर कोर्ट कुछ और उसको नहीं कहते हैं, कोर्ट अगर कुछ और नहीं कहते हैं तो प्लेंटिफ को क्या करना होगा, प्लेंटिफ को प्रॉपर्टी जो कि अटैच करनी होगी, जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, प्लेंटिफ को क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, तो प्लेंटिफ को अगर कोर्ट जो है कुछ और नहीं बताते, कुछ और नहीं कहते हैं, तो उस कंडीशन में सिंपल सी बात है, स्पेसिफाई करना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, अटैच करने वाली है, जिसको रिक्वायर्ड टू बी अटैच है, जिसको अटैच करना है वो प्रॉपर्टी कौन सी है और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, दोनों बतानी होगी। अगर कोर्ट कुछ और कह देता है तो वो करना होगा, अदरवाइज प्लेंटिफ को ये बताना होगा। फिर सब रूल 3 कहता है कि कोर्ट जो है वो कंडीशनल अटैचमेंट के लिए भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी के कंडीशनल अटैचमेंट के लिए भी कह सकते हैं, या तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को कंडीशनल अटैचमेंट कर लेंगे या फिर उसके कुछ पोर्शन को कर लेंगे। फिर सब रूल 4 कहता है कि अगर अटैचमेंट के लिए कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, अगर अटैचमेंट के लिए कोई ऑर्डर आता है, अगर वो हमारा सब रूल 1 को कंप्लाई नहीं करता है तो उस केस में अटैचमेंट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हमने उसको नहीं बोला, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं भाई, कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती कि डिस्पोज करने वाला, और तभी भी कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर इशू कर देती है, तो वो अटैचमेंट का ऑर्डर वो वॉइड हो जाएगा। ऑर्डर के अटैचमेंट के लिए अगर प्रोविज़न सब रूल 1 के सेटिस्फाई नहीं होती, अटैचमेंट होता है, तो वो अटैचमेंट वॉइड हो जाता है। फिर रूल 6 कहता है कि अटैचमेंट जो होता है जहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर जो डिफेंडेंट होता है अगर वो फेल हो जाता है ये रीज़न बताने में कि उसने जो है क्यों सिक्योरिटी ला करके नहीं दिखाई, या तो वो सिक्योरिटी नहीं लाता और रीज़न भी बताने में वो अनसक्सेसफुल रहता है कि जिस टाइम पीरियड के अंदर कोर्ट ने कहा था आप रीज़न दो कि आप क्यों नहीं आए, वो उस टाइम पीरियड में रीज़न भी नहीं दिखा पाता, सिक्योरिटी भी नहीं ला पाता, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रॉपर्टी जो होगी अटैच हो जाएगी। ठीक है, वे द डिफेंडेंट फेल्स टू शो कोज वाई शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी और फेल्स टू फर्निश द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट में ऑर्डर दैट द प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड सच पोर्शन thereof as appears sufficient to satisfy and decree which may be passed in the suit be attached। ठीक है, और जहाँ डिफेंडेंट शो कोज कर देता है कि भाई ये रीज़न है, मैं इस वजह से नहीं आ पा सकता, इस वजह से सिक्योरिटी नहीं ला पाया, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर उसके लिए अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा, और अटैचमेंट का ऑर्डर आ गया तो उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। एंड द प्रॉपर्टी specified or any portion if it has been attached the court shall order the attachment to be withdrawn or make such other order as things fit। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल में सबसे पहले देखिए द ऑर्डिनरी रेमेडी जो है वो ये जो रेमेडी है हमारे पास, ऑर्डिनरी रेमेडी की जो हमने बात की अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के लिए, तो उसको बहुत सोच समझ करके यूज़ करना है। हरिशंकर वर्सेस भूरी देवी 1975 का केस, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर बनाना है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का, तो दो चीज़ों को देखना है। सबसे पहली बात कि जो डिफेंडेंट था उसने क्या किया था, उसने कोशिश की थी कि मैं ये जो प्रॉपर्टी है इसको डिस्पोज ऑफ कर दूँ पूरा का पूरा या किसी इसका कोई पार्ट, और ये इंटेंशन उसका इसलिए था कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहता था प्रोसीडिंग को, डिले करना चाहता था एग्जीक्यूशन को। तो इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है दो रीज़न की वजह से आप ये कर सकते हैं, वरना जब भी करना होगा अटैचमेंट का ऑर्डर बहुत ध्यान से करना होता है। एक और केस लो है रमन टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन वर्सेस सोलंकी ट्रेडर्स 2008 का केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
क्योंकि अटैचमेंट जस्ट बिफोर जजमेंट जो होता है वो ड्रास्टिक पावर है, तो इसको हम ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऑर्डर 38 रूल 5 है, उसका एम क्या है? उसका एम ये नहीं है कि वो अनसिक्योर्ड डेट को सिक्योर्ड डेट में तब्दील कर दे। समझ रहे हैं ना बात को? जब भी किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में रखते हैं तो वो यही होता है कि आपने सिक्योर्ड डेट बना लिया। तो यहाँ पर ऑर्डर हमारा जो 38 है, उस रूल 5 है, उसका एम ये नहीं है कि हमने अनसिक्योर्ड डेट को सिक्योर्ड डेट में कन्वर्ट कर दिया। ये रूल इसका ये बात नहीं कहता। इसीलिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है जो प्लेंटिफ है वो क्या कर रहा है, वो ऑब्टेन नहीं कर रहा है इस ऑर्डर को। फिर किस लिए? ऑफ हिज इंटेंशन टू कंपेल द डिफेंडेंट विद थ्रेट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की। उसको हम बोल रहे हैं किसी भी तरीके की उसको धमकी देने की कोशिश नहीं करे कि आपके खिलाफ ये आ जाएगा अगर आपने जो है हमारे सेटलमेंट नहीं करा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और लीडिंग केस लो है, देखिए प्रेमराज मुंद्रा वर्सेस मोहम्मद मानिक गाजी 1951 का केस। यहाँ पर जस्टिस सिन्हा ने क्या किया, कुछ प्रिंसिपल्स बताए अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के लिए। बहुत सारे प्रिंसिपल बताए, उनमें से कुछ प्रिंसिपल हम अभी पढ़ते हैं। जैसे कि वेयर इट इज़ प्रॉपर्टी स्मॉल पोर्शन, जहाँ पर प्रॉपर्टी का एक छोटा सा पोर्शन है जो कि डिफेंडेंट से बिलोंग करता है, जिसको डिस्पोज ऑफ किया जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं निकालना चाहिए कि एलिनेशन नेसेसरी है ताकि हम प्लेंटिफ के क्लेम को हर्डल कर सकें। प्लेंटिफ के जो क्लेम है उसको हर्डल करने के लिए एलिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर प्रॉपर्टी का बहुत स्मॉल पोर्शन है जो कि डिफेंडेंट से बिलोंग करता है, जिसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, तो हमें ऑटोमेटिकली इस बात से मतलब नहीं निकालना चाहिए कि एलिनेशन नेसेसरी है प्लेंटिफ को क्लेम को हर्डल करने के लिए एलिनेशन को किया जा रहा है। सिर्फ एक एक्विजिशन लगाना कि प्रॉपर्टी जो है वो बेची जा रही है डिफेंडेंट के द्वारा काफ़ी नहीं है, पर्टिकुलर जो होनी चाहिए वो भी स्टेट किए जाने चाहिए। इससे पहले कि सूट फाइल किया जा रहा है, प्रायर ट्रांजेक्शन देखनी चाहिए, प्रायर ट्रांजेक्शन को पहले देखना चाहिए। अटैचमेंट का मेन एम क्या है? डिफेंडेंट को एलिनेशन या ट्रांसफ़र करने से प्रॉपर्टी को फ्यूचर में रोकना है। सिंपली अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन को हम रोक लें। ठीक है, सिंपल ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है। वन कैन नॉट बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज राइट्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ओनली बिकॉज ए सूट हैज़ बीन फाइल्ड। क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक सूट फाइल हुआ है तो अब तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। ये बात ज़रूरी नहीं, ये कंपलसरी नहीं, ये बात ठीक भी नहीं है। ठीक है, ये अपेरेंटली शोन होना चाहिए प्लेंटिफ के द्वारा कि जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो डिफेट करने के लिए, डिले करने के लिए हो रहा है। सिंपल, यानी अगर एक डिफेंडेंट है वो बेचारा अगर किसी वजह से अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो हमेशा उसका मतलब ये निकालो कि भाई वो इसीलिए बेच रहा है क्योंकि उसके खिलाफ एक सूट फाइल हुआ है। नोट नेसेसरी ना, नोट कंपलसरी, नोट द राइट थिंग। हाँ, प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे राइट्स को डिफीट करने के लिए बेच रहा है, दैट इज़ अनदर थिंग। ठीक है, फिर डिफेंडेंट के जो इंसॉल्वेंट सर्कमस्टांसेस हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जो कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में है, हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोल रीज़न है कि हम इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दें। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इस केस में बताए गए कि प्रेमराज मुंद्रा वर्सेस मोहम्मद मानिक गाजी के केस में ये सब बातें देखनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल अटैचमेंट। तो कंडीशनल अटैचमेंट क्या होता है? कंडीशनल अटैचमेंट होता है कि कोर्ट के पास बहुत सारी पावर होती हैं कि वो कंडीशनल अटैचमेंट करे। तो कंडीशनल अटैचमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नोटिस दे हर केस में। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी डिफेंडेंट के पास होती है कि वो ये दिखाए कि भाई मेरे जो अटैचमेंट है ये अगर हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए था। ये जो अपॉर्चुनिटी प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को दी जाती है कि वो ये दिखाए कि अगर जो अटैचमेंट हो रहा है वो अटैचमेंट हो रहा है गलत हो रहा है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी उसको दी जाती है। फिर उसके बाद उसे अपॉर्चुनिटी उसकी सुनने के बाद ही हम क्या करेंगे, अटैचमेंट का ऑर्डर पास करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अटैचमेंट जो होता है, अटैचमेंट अपने आप में नहीं है, ये इनफेक्टिव होता है जब तक कि इसको प्रोसीजर जो हमारे कोड में बताएंगे उसके अकॉर्डिंग ना हो। तो कंडीशनल अटैचमेंट का मतलब पहले डिफेंडेंट को भी हम मौका देंगे कि बताओ जी, क्या आपके पास कोई रीज़न है आपकी प्रॉपर्टी को क्यों ना अटैच किया जाए। प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का डिटर्मिनेशन किन सर्कमस्टांसेस में करते हैं? सर्कमस्टांसेस में करते हैं जब सिक्योरिटी पे की जा चुकी है, पेड बाय द डिफेंडेंट, जहाँ पर अटैचमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है बाय अटैचिंग द क्रेडिटर। ठीक है, जहाँ पर सूट डिसमिस हो चुका है, डिक्री का सेटिस्फेक्शन हो चुका है, डिक्री जो है वो सेटिस्फाइड हो गया है,
ये ओवरटर्न हो गया है। जहाँ पर प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर दिया गया है बाय कोर्ट, उन केसेस में जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन हैज़ बीन डिसमिस्ड एंश्योरिंग द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर डिक्री को प्राप्त करने के बाद डिक्री होल्डर ने क्या किया, वट एवर डिक्री होल्डर ने इंस्टॉल किया, मतलब वो सब किया जो कि उसको करने के लिए कहा गया था। इफ़ेक्ट क्या होगा अटैचमेंट का, तो अटैचमेंट का इफ़ेक्ट ये होता है कि अटैचमेंट का जो ऑर्डर आता है, अटैचमेंट का जो ऑर्डर होता है इट्स ए गारंटी होता है कि जो डिक्री के फ्रूट्स होंगे उसमें आपको आपकी डिक्री जो है, जो भी आपको मिलेगा वो आपकी प्रॉपर्टी जो डिपेंडेंट की अटैच हुई है उससे आपको मिल जाएगा। मतलब एक नुकसान नहीं होगा प्लेंटिफ को, आपकी डिक्री के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो क्या अगर कभी भी अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से पहले कोई अटैचमेंट का प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर आता है तो क्या उसकी अपील हो सकती है, क्या उसका रिवीजन हो सकता है? बिल्कुल, वो अपीलेबल भी है और वो रिवीजनल भी है। विड्रॉल ऑफ अटैचमेंट, तो क्या अटैचमेंट को विड्रॉ किया जा सकता है? हाँ, जब डिफेंडेंट सिक्योरिटी पे कर देता है तो जो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है उसको विड्रॉ किया जा सकता है। और जिसके अलावा जब सूट डिसमिस हो जाता है, सिक्योरिटी पे की जाती है, तब भी अटैचमेंट जो है वो विड्रॉ कर लिया जाता है। अटैचमेंट अगर इंसफिशिएंट ग्राउंड पे हो, जैसे अगर प्लेंटिफ ने गलत एप्लीकेशन लगा दी हो, तो उस केस में जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अरेस्ट बिफोर जजमेंट के कंटेक्स्ट में, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये 50,000 रुपीज़ तक का उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। बट बाकायदा हमें ध्यान रखना है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आना चाहिए। रूल 7 कहता है मोड ऑफ मेकिंग अटैचमेंट, तो अटैचमेंट कैसा बनाना चाहिए। इसमें आगे सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, तो अगर कहीं कुछ और लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो अटैचमेंट जो होगा वो किस तरीके से, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, तो डिक्री के एग्जीक्यूशन में जो अटैचमेंट होता है, जो ऑर्डर 21 में हम रूल पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी उसी तरीके से अटैचमेंट होगा। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट, तो जब भी एक क्लेम प्रेफर किया जाता है, यहाँ पर देखो क्या लिख रहे हैं, एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट, तो अगर किसी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो जाता है जजमेंट आने से पहले, तो उसका एडजुडिकेशन करना, उस क्लेम का एडजुडिकेशन करना। तो जहाँ पर भी एक क्लेम प्रेफर होता है प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए, तो ये जो क्लेम होगा ये एडजुडिकेट होता है उसी तरीके से जो कि एडजुडिकेशन एग्जीक्यूशन में आता है, एग्जीक्यूशन में जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से वही ऑर्डर 21 की बात। रूल 9 कहता है रिमूवल ऑफ अटैचमेंट व्हेन सिक्योरिटी फर्निश्ड और सूट डिसमिस्ड, ठीक है। रिमूवल ऑफ अटैचमेंट व्हेन सिक्योरिटी, अभी बताया मैंने आपको कि अगर विड्रॉल की बात करें तो अगर अटैचमेंट को क्या विड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर सिक्योरिटी फर्निश कर दी जाए या फिर सूट डिसमिस कर दिया जाए। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट नोट टू अफेक्ट राइट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स नोर बार टू डिक्री होल्डर फ्रॉम अप्लाइंग फॉर सेल, सिंपल सी बात करें तो अटैचमेंट फॉर जजमेंट हुआ है वो ना तो किसी स्ट्रेंजर के अधिकारों को अफेक्ट करेगा, ना तो ये बात करेगा किसी पर्सन की जिसके हाथ में डिक्री है अगेंस्ट द डिफेंडेंट फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री। स्ट्रेंजर के और डिक्री होल्डर के किसी भी राइट को ये अफेक्ट नहीं करता अटैचमेंट का। फिर रूल 11 कहता है प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट नोट टू बी रीअटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो जहाँ पर एक प्रॉपर्टी को अटैच करा गया है किस वजह से, इस ऑर्डर के प्रोविज़न में, ठीक है, और डिक्री फिर सब्सिक्वेंटली प्लेंटिफ के फेवर में आ जाती है। समझिए हमने क्या कहा, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के हम सारे प्रोविज़न पढ़ रहे हैं, तो जजमेंट आने से पहले हमने एक प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, उसके बाद में डिक्री आई, ठीक है, किसके फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में, तो इसका मतलब ये नहीं होता है, क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी अटैच बिफोर जजमेंट नोट टू बी रीअटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, फिर वापस से हम उसको डिक्री के एग्जीक्यूशन में अटैच कर लें, ऐसा नहीं होगा। इट शैल नॉट बी नेसेसरी अपॉन एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री टू अप्लाई फॉर ए रीअटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, पहले ही उसको कर लिया फिर दोबारा क्यों करेंगे। 11 ये कहता है प्रोविजंस एप्लीकेबल टू अटैचमेंट, जो कोड के यानी कि जो हमारे सीपीसी के प्रोविजंस होंगे वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में जो हमने कहा था वो सारे के सारे ही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर भी, ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एप्लीकेबल टू एन अटैचमेंट मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एन अटैचमेंट मेड बिफोर जजमेंट विच कंटिन्यूज आफ्टर द जजमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन 11। तो सिंपल ये वाली बात यहाँ पर करें। रूल 2 कहता है कि जो भी अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इन सूट आता है, मतलब एक सूट में कोई अटैचमेंट की बात आती है बिफोर जजमेंट,
तो अगर वो डिसमिस हो जाता है जो भी अटैचमेंट करा है ना, तो कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट बनाई गई एक सूट में अगर वो डिसमिस हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफ़ॉल्ट, तो उसका मतलब वो रिवाइव नहीं हो जाता, सिर्फ इस फैक्ट की वजह से कि जो ऑर्डर है फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट फॉर डिफ़ॉल्ट हैज़ बीन सेट असाइड। अगर कोई ऑर्डर आया था डिसमिसल ऑफ सूट को डिसमिस करने का, वो सेट असाइड हुआ है, सूट रिस्टोर हो गया है, तो उसका मतलब अटैचमेंट बिफोर जजमेंट जिसको डिसमिस किया गया था उसको भी रिवाइव कर दो, ऐसा नहीं होगा। फिर रूल 12 कहता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट अटैचेबल बिफोर जजमेंट। तो जो भी किसी व्यक्ति की ज़मीन वगैरह से फसल वगैरह होती है उसको अटैच नहीं किया जा सकता। रतनलाल एंड अदर वर्सेस SBBJ एंड अदर्स के केस में भी यही कहा था कि जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, उनकी फसल को हम जो होते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम जो होते हैं वो अटैच नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट के ऑर्डर से उन्हें अटैच नहीं किया जा सकता। जब भी इस ऑर्डर की बात करी, ऑर्डर 38 के बीच में बात करी, वो प्लेंटिफ को ये ऑथोराइज़ नहीं करता कि वो अटैचमेंट करा सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के पास रखे हुए हैं, ना ही कोर्ट को एम्पावर करता है कि अटैचमेंट और प्रोडक्शन ऑफ सच प्रोड्यूस वो कर सके। स्मॉल कॉज कोर्ट होता है नॉट टू अटैच इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट होते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैचमेंट के लिए ऑर्डर पास नहीं कर सकते। इनके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होने के बाद आपको तुरंत नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।